Assalamu alaikum dear students. I hope all you are okay. हम एक और क्लास के साथ हाजिर हैं आज। अगर आपको याद हो, हमने आखिरी क्लास जो हमने डिस्कस की थी वो थी हमारे रिस्क और रिटर्न एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए। कि फर्ज करें हम एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक सिंगल कंपनी के में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम रिस्क और रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसी बहस को आज हम आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। हम यहाँ आज ये बात करेंगे कि जब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दो प्राइमरी मकसद होते हैं। एक तो मैक्सिमम रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमाना होता है, साथ ही साथ जो कंसर्न जिसके साथ हम रखते हैं दैट वाज द टू मिनिमाइज द रिस्क। ओके, मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने तीन टाइप्स के इन्वेस्टर डिस्कस किए थे कि कुछ इन्वेस्टर रिस्क अवर्स होते हैं, कुछ रिस्क टेकर होते हैं, कुछ रिस्क इंडिफरेंट होते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी मार्केट में आपको इन्वेस्टर मिलेंगे वो मिलेंगे जो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी मिनिमम रिस्क को अफोर्ड करते हैं। अब रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, इसके लिए हम एक मेथड अडॉप्ट करते हैं। ये मेथड बेसिकली आउटकम है मार्कोविट्ज की थ्योरी का, जो उन्होंने 1952 में पेश की थी। उस थ्योरी का नाम था मार्कोविट्ज एफिशिएंट पोर्टफोलियो थ्योरी। अब पोर्टफोलियो से क्या मुराद है? पोर्टफोलियो से मुराद हम ये लेते हैं कि हम जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट कि हम ऐसी दो कंपनीज को सिलेक्ट करें कि जिनका आपस में कोरिलेशन जो है वो मिनिमम हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट मिनिमम होगा। मिनिमम कोरिलेशन कोफिशिएंट जिनका होगा, अगर हम उन दो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे हमारा रिस्क जो होगा वो लेवल ड्रॉप होता जाएगा और रिटर्न एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, एक्सीड करता जाएगा। ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा मेथड है कि फार्मूला जो हम यूज करते होते हैं रिटर्न के लिए, दैट इज WA इंटू RA प्लस WB इंटू RB। दो सिक्योरिटी की केस में ये फार्मूला लगेगा। दो कंपनी की तरह हम इन्वेस्टमेंट करें, दो से ज्यादा नहीं। अगर हम दो से ज्यादा करेंगे तो फिर प्लस WC इंटू RC हो जाएगा। अगर चार कंपनी करेंगे WD इंटू RD एंड सो ऑन। ये अप टू यू कि आप कितने इसके अंदर कंपनीज डाल सकते हैं। एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो कितने सिक्योरिटी से बनती है, इसके बारे में रिसर्च ये कहती है कि 25 या इससे अबव नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अगर आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आपके जो रिस्क होगा वो मिनिमम लेवल पे जाएगा और एट द सेम टाइम आपका रिटर्न मैक्सिमम लेवल पे जाएगा। बहरहाल हम बाद में बात करेंगे। हम यहाँ पे करें दो सिक्योरिटी का केस हम हल करते हैं कि अगर हम अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट, अवेलेबल इन्वेस्टमेंट दो से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो हम रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको। RP बार इज इक्वल टू WA इंटू RA प्लस WB इंटू RP। WA क्या चीज है और WB क्या चीज है? बेसिकली WA को हम कहते हैं वेल्थ इन्वेस्टेड इन कंपनी A प्लस प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ इन्वेस्टेड इन कंपनी B। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, हम करते ये हैं कि 60,000 रुपया हम कंपनी A में इन्वेस्ट करते हैं और 40,000 रुपया हम कंपनी B में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। 60,000 को हम 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6, तो WA कितना आ जाएगा 0.6, और 40,000 को डिवाइड करेंगे 1 लाख पे आ जाएगा 0.4, और कंपनी A का रिटर्न और कंपनी B का रिटर्न यहाँ पे हम पुट कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल, आपके सामने मैं एक एग्जांपल डिस्प्ले करता हूँ। ये एग्जांपल अगर आपको नजर आ रहा है देखिएगा। इसमें दो कंपनी है, एक स्टॉक A है एक स्टॉक B है, यानी दो कंपनी है। स्टॉक से मुराद दो कंपनियों का स्टॉक ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक सीमेंट सेक्टर है और एक फर्टिलाइजर सेक्टर है। हम ऑलरेडी उनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमें इंडिविजुअल कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट, हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है दोनों का, और रिस्क भी दोनों का कैलकुलेट किया हुआ है। स्टॉक A का रिटर्न 16% है और उसका रिस्क 15% है। स्टॉक B का रिटर्न 14% है और रिस्क 15%। वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया कि मेरे पास जितनी भी वेल्थ है, इन्वेस्टमेंट है, उसका 50% में कंपनी A में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 50% कंपनी B में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये वैसे मैंने अज्यूम किया यहाँ पे
ये इसके लिए बेतहाशा मेथड मौजूद है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट ए में डालें, कितने परसेंट बी में डालें। वो हम लेटर ऑन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम ये कर लेते हैं 50% कंपनी ए में इन्वेस्ट कर लिया और 50% हमने कंपनी बी के इन्वेस्ट कर लिया। assume that the correlation coefficient between A and B is 0.4। हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि दो कंपनी के दरमियान जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो +0.40 यानी 40% आपस में रिलेशन रखते हैं। 40% का मतलब ये होता है कि अगर हम एक कंपनी ए में 100% इंक्रीज आती है तो उस वक्त कंपनी बी में सिर्फ 40% इजाफा आता है। इसको अगर हम रिवर्स में पढ़ें, अगर कंपनी ए में 100% कमी आती है यानी उसके रिटर्न में डिक्रीज आता है 100%, तो उस वक्त कंपनी बी के अंदर जो डिक्रीज आता है वो 40% आता है। ये इसका मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। What is the expected return of the portfolio comprising of stock A and stock B? हमने एक पोर्टफोलियो बना दिया। पोर्टफोलियो इस किस्म का है कि जिसमें 50% टोटल वेल्थ का हमने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया और 50% ऑफ टोटल वेल्थ का कंपनी बी में इन्वेस्ट किया। मसलन 1 लाख रुपए की अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट हमने कंपनी ए में की है और 50,000 हमने कंपनी बी के अंदर की है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन क्या क्या है? आरपी मींस रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ये हमने कैलकुलेट करना है। WA यानी वेल्थ प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ इन्वेस्टेड इन कंपनी ए वो 50% है 0.50। प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ इन्वेस्टेड इन कंपनी बी वो भी 0.50 यानी 50% ए में 50% बी में। RA इन रिटर्न ऑफ द कंपनी ए वो 16%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.16 आ जाएगा, राइट। RB इन रिटर्न ऑफ द सेकंड कंपनी या स्टॉक बी का रिटर्न दैट इज 14% विच इज फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 0.14 आ गया। फार्मूले में पुट कर लेंगे, फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले है, WA प्लस WB इंटू RB, राइट। WA की जगह 0.5 पुट कर लिया, RA की जगह 0.16 कर लिया, प्लस WB की जगह 0.5 पुट कर लिया, RB की जगह 0.14 पुट कर लिया, राइट। 0.5 इंटू 0.16 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.08 आ गया। 0.5 को 0.14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.07 आ गया। इन दोनों को हम बस ऐड करें 0.08 प्लस 0.07 दैट इज 0.15 और 15%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी 1 लाख रुपया सिर्फ कंपनी ए में इन्वेस्ट करते तो हम रिटर्न मिलता 16%। अगर हम 1 लाख रुपया सारा का सारा उठा के कंपनी बी में इन्वेस्ट करते तो रिटर्न मिलता 14%। हमने 50% यानी 50,000 ए में कर लिया, 50,000 बी में कर लिया, तो उससे हमारा रिटर्न हो गया 15%, यानी हमारा रिटर्न 14% से इंक्रीज होके कितना हो गया 15%, राइट। ये तो हमने पोर्टफोलियो बना दिया, उसका रिटर्न कैलकुलेट कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि इसका रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिस्क आपके पास सामने फार्मूला ये है कि हम इसका वेरिएंस पहले कैलकुलेट कर लेंगे और वेरिएंस को हम लेटर ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन में कैलकुलेट कर कन्वर्ट कर देंगे और वही जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उस पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा। फार्मूला बहुत सिंपल सा है। फार्मूला यूं हम लगा लेते हैं कि रो स्क्वायर ए बी, रो हम कहते हैं वेरिएंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बराबर होगा WA इंटू सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस 2WA WB इंटू सिग्मा ए सिग्मा बी इंटू रो ए बी प्लस WB इंटू सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस WA इंटू सिग्मा ए प्लस WB इंटू सिग्मा बी इंटू स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारा किसके लिए? पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं कि जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट परफेक्ट कोरिलेटेड होगा यानी 1 के इक्वल होगा, राइट। अगर -1 के लिए होगा तो फिर हम ये वाला ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड में इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी लेवल होगा उस पे हम पुट कर लेंगे। सपोज अभी हमने जो कैलकुलेट किया एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इफ सिग्मा ए इज 8.7% उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है और सिग्मा बी का यानी सेकंड कंपनी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 8.66% है, WA 60% है और WB 40% है। ये मैंने कुछ डेटा आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी ए का रिस्क लेवल 8.7% है, कंपनी बी का रिस्क लेवल 8.66% है, 60% हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी ए में और 40% इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी बी में। नाउ फाइंड आउट द वेरिएंस इफ
तीन कंडीशन में दे रहा हूं। अगर दोनों कंपनियों के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.39 है तो फिर रिस्क का लेवल क्या होगा। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 है फिर रिस्क क्या होगा, और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 है तो फिर क्या रिस्क लेवल हमारा, राइट। तो हम वन बाय वन केस पुट करते हैं। पहला केस हम पुट करते हैं, अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.39 है, 0.39 दो कंपनियों के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम फार्मूला पुट कर लेंगे WA इंटू सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस WA WB इंटू सिग्मा ए रो AB प्लस WB इंटू सिग्मा B का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। WA 0.6 है, सिग्मा ए 0.08 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2 WA की वैल्यू, WB की वैल्यू, सिग्मा ए की वैल्यू, सिग्मा B की वैल्यू, रो AB। रो AB मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू, वो 0.39 है, प्लस WB 0.4 है इंटू सिग्मा B 0.0866 है, इसका स्क्वायर। इन सबको, इस फ्रैक्शन को, इसको हम सॉल्व करें तो एंड पे हमारे पास रिजल्ट आता है 0.1241 और 12.41%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो कंपनियों के दरमियान 0.39 होगा तो तब हमारे पास इस कंपनी का, इस पोर्टफोलियो का रिस्क होगा वो 12.41%। ये जो वेरिएबिलिटी आएगी हमारे रिटर्न्स में, जो रिटर्न हमारा चेंज होगा उसके अंदर वेरिएशन आएगी, वो कितने परसेंट वेरिएशन आएगी, 12.41% आएगी, राइट। इसी का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें, 12.12141 का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें तो ये हमारे पास है 0.3523, ये 35.23 आ गया। ये वेरिएंस है और ये हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। इसका मतलब है कि दो कंपनियों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो उस वक्त हमारे रिटर्न के अंदर जो वेरिएबिलिटी होगी उसका कोफिशिएंट 35% होगा। 35% हमारे रिटर्न्स या अपवर्ड जा सकते हैं या डाउनवर्ड जा सकते हैं। ये अपवर्ड चले जाना या डाउनवर्ड चले जाना दोनों रिस्क को मेजर करेंगे। गो के अपवर्ड चले जाना इन्वेस्टर के फेवर में होता है और डाउनवर्ड जो होता है वो इन्वेस्टर के डिसफेवर में चले जाता है। इन इन्वेस्टर्स को मैं क्लियर करता हूँ। ये है 35.23, इसका हमने क्या लिया है, रूट लिया है, वेरिएंस का अंडर रूट लिया हुआ है, राइट। अच्छा, अगर हम दूसरा केस सॉल्व करते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 हो, परफेक्टली कोरिलेटेड। परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब है कि अगर कंपनी ए में 100% इंक्रीज आता है तो कंपनी बी में भी 100% इंक्रीज आता है, कंपनी ए में 100% डिक्रीज आता है तो कंपनी बी में भी 100% डिक्रीज। ये होता है परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, इन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो उस सूरत में हम जो रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे उसमें हम सिर्फ ये वाला फ्रैक्शन चेंज करेंगे, ये वाली फ्रैक्शन रो का चेंज करेंगे, बाकी वही रहेगा। तो अगर हम ये चेंज करें तो उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.68%, यानी हमारा जो वेरियस है वो और डिक्रीज हो जाएगा। और अगर -1 है तो फिर वाला ये वाला फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे तो ये हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, WA की वही वैल्यू होगी, सिग्मा ए की भी वैल्यू वही होगी, WB की भी वही वैल्यू है, सिग्मा B की भी वैल्यू है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आती है 0.017 1.76% आता है, यानी वो हमारे पास जो रिस्क लेवल है वो और भी मजीद डिक्रीज हो जाएगा अगर ये दो कंपनियां परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड हो। याद रखिएगा, ये बात हमें याद रखेंगे कि मार्केट में एक्चुअल सिचुएशन में ना तो कंपनी कभी आपस में परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड होते हैं और ना ही परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड होती है। होता ये कि इन बिटवीन समवट रिलेशनशिप पाया जाता है, समवट 0.39, 0.25, 0.30, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ऐसी कंपनी शायद ही आपको पूरी हिस्ट्री में मिले, या आप पाकिस्तान के तमाम 559 लिस्टेड कंपनीज का डेटा उठा लें, उनका आपस में कोरिलेशन निकालें तो शायद ही कोई एक दो कंपनी आपको ऐसी मिल जाए जिनका पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 होगा या -1 होगा। आएगा आंसर यही 0.3, 0.25 वगैरह इस तरह का रिलेशन आएगा। तो इसके लिए फिर जब इस किस्म का रिलेशन होगा तो फिर हम ये वाले नरेशन यूज करेंगे उसके दरमियान रिस्क और कैलकुलेट करने के लिए, रिस्क और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए। ये पहला वाला केस, राइट। ये सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए कि अगर इस किस्म का केस आ जाए तो फिर हम यूज करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में कभी भी ये वाला, ये इस तरह के आपको नहीं मिलेगा, हमेशा आपको ये वाली सिचुएशन मिलेगी। आप इसके अंदर वेरिए जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो बेशक चेंज करते जाएं तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलता जाएगा। आप
इसी चीज को मार्कोविट्ज की जो थ्योरी है 1952 में इन्होंने पेश की थी, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड शार्प ने की थी 1964 में, विलियम शार्प ने, और उसने एक्सटेंड करते करते एक मॉडल डिजाइन कर लिया था। और ये मॉडल उसने सजेस्ट किया था कि जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट, जाहिर है आप फाइनेंशियल एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली हम उसको बाय करते हैं और फिर उसको सेल आउट भी करते हैं। तो जब कभी भी हम फाइनेंशियल एसेट से मुराद है शेयर्स, स्टॉक्स, सिक्योरिटी की बात करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, यानी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हो या कैपिटल, लेकिन यहाँ से हम ज्यादातर मुराद कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें शेयर और बॉन्ड ज्यादा से। हम शेयर की बात कर रहे हैं कि शेयर को जब हम बाय करते हैं तो उसकी ज़ाहिर हम प्राइसिंग करते हैं कि किस कीमत पे बाय करें। अब प्राइसिंग के लिए कोई ना कोई मॉडल होना चाहिए, कोई मेथोडोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम उसकी क्या करें, प्राइसिंग करें। इसके लिए शार्प ने एक मॉडल डिजाइन किया, इस मॉडल का उन्होंने नाम दिया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, यानी जब हम कैपिटल एसेट खरीदते हैं तो उसकी प्राइसिंग किस मेथोडोलॉजी के तहत करेंगे। CAPM Sharp found that the return on individual stock of a portfolio of stock should equal to its cost of capital. बहुत सिंपल उन्होंने कहा कि भाई जो कास्ट ऑफ कैपिटल बनता है किसी भी फर्म का, वो कास्ट ऑफ कैपिटल उस इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बन जाता है और उसी से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर रिटर्न कितना आना चाहिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आर बार इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर बार क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी, यानी जिस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, एक्सपेक्ट करना करते हैं। आर एफ रिस्क फ्री रेट होता है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क लेवल मिनिमम होता है, यानी जीरो होता है, कोई रिस्क नहीं होता और उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न हमें मिल रहा होता है। एग्जांपल है ट्रेजरी स्टॉक्स हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, इसके अलावा सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, ये इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो जीरो रिस्क पे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिलता है। यही जो जीरो रिस्क पे पॉजिटिव रिटर्न मिलता है इसको हम RF लेते होते हैं। RM मार्केट का रिटर्न होता है, मार्केट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो क्या रिटर्न, बीटा ऑफ द कंपनी जो होते हैं, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि रिस्क सेंसिटिविटी कितनी है, यानी मार्केट के अंदर जो चेंज आती है उससे कंपनी के अंदर कितनी चेंज आती है। अच्छा, जितनी कंपनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी, यानी मार्केट की ज्यादा चेंज आती है, कंपनी भी ज्यादा चेंज आती है, तो इसका मतलब इसका बीटा बहुत हाई होगा। ये बीटा से उसका इंडिकेट होगा, ये बीटा 2 या 2 के करीब 1.6, 1.7, 1.8, 2 इस किस्म का बीटा होगा, तो इसका मतलब है कि ये हाईली रिस्की कंपनी है, हाईली रिस्पॉन्सिव कंपनी है, राइट। ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न, RM इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, यानी जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर 559 कंपनीज हैं, 559 कंपनीज का सबका हम क्या कर लें, सबका, ये जो लाइन लगा है इसका मतलब ये मैंने एक्सप्लेन करना है। आप ये जो लाइन लग रहा है इसका मतलब इस पे कोई क्वेश्चन है या ठीक, राइट। RM माइनस RF उसको हम कहते हैं मार्केट प्रीमियम, इक्विटी मार्केट प्रीमियम, यानी रिस्क प्रीमियम कितना है। आप एडिशनल रिस्क ले रहे हैं, एडिशनल रिस्क के लिए ज़रा आपको एडिशनल रिटर्न भी मिलना चाहिए। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, RM से RM माइनस करेंगे, इसको हम रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। व्हाट इज रिस्क रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है, द रिस्क रिटर्न दैट इज थ्योरेटिकली रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विद जीरो रिस्क। और रिस्क प्रीमियम क्या होता है, रिस्क प्रीमियम इज द रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड टू यील्ड। टोटल रिटर्न कितना होता है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, टोटल रिटर्न निकल आएगा, राइट। इसको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करता हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने है कि हमारे पास 3 कंपनियां हैं, 4 कंपनियां मैंने ली, स्टॉक A B C D 4 कंपनियां हैं, राइट। इनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15% हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी A में, 35% इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी B में, 30% हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी C में और 20% इन्वेस्ट करते हैं कंपनी D में। इनके बीटास गिवन है, कंपनी A का बीटा 0.75 है, कंपनी B का बीटा 1.9 है, कंपनी C का बीटा 1.38 है, कंपनी D का बीटा 1.16 है।
सो हम पोर्टफोलियो का बीटा कैसे मालूम करेंगे? हम क्या करेंगे, अगर हम इन ABCD चारों कंपनियों को मिला के एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह डिवाइड करते हैं कि चारों कंपनियों में हम इन्वेस्ट करें। तो जरा चारों कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हमारी चारों कंपनी को एक एवरेज बीटा निकलेगा। वो बीटा कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल सा है कि हम वेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और मुताल्लिका बीटा से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे ये 15% है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.15, राइट। 35% को फ्रैक्शन में चेंज करें 0.35, 30% को फ्रैक्शन में चेंज किया 0.3, 20% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 0.20, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे? हर मुताल्लिका बीटा से मल्टीप्लाई करें। जैसे 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 फर्स्ट, प्लस 0.35 इंटू 1.90 सेकंड, प्लस 0.30 इंटू 1.38, 0.20 इंटू 1.16, राइट। अब इनको सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हर एक को आपस में मल्टीप्लाई किया और एंड रिजल्ट को हमने आपस में टोटल करेंगे तो हमारे पास बीटा निकलेगा 1.42। ये 1.42 जो बीटा होगा ये पोर्टफोलियो का बीटा होगा। रिमेंबर, ये कौन सा पोर्टफोलियो का होगा? बीटा होगा पोर्टफोलियो का बीटा होगा। पोर्टफोलियो से मुराद है कि हमने 4 कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई की हुई है। तो जब हम 4 कंपनी में एट अ टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमने एक पोर्टफोलियो डिवाइस किया, तो उस पोर्टफोलियो का बीटा कितना होगा? वो बेसिकली एक वेटेड एवरेज बीटा होगा। इसके लिए हम वेटेड मीन निकाल दिया। वेटेड मीन कैसे निकाला? आपके सामने मैंने टेबल पे डिस्प्ले किया हुआ है, और दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और एंड पे हम इसको क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे तो हमारे पास पोर्टफोलियो का बीटा निकल आएगा, राइट। ये सारी बातें तो आज मैंने की इस पर के पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी बहस को हम आगे लेके जाएंगे कल, कि जब मार्कोविट्ज ने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था तो लेटर ऑन 1969 में फार्मा ने एक और थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी का नाम था एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, राइट, या इसको हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के नाम से पहचाना जाता है। ये बहुत पॉपुलर थ्योरी है फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में, और जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट थ्योरीज है ना, वो बेस इसी फार्मा की थ्योरी पे करती है 1969। इसी थ्योरीज को हम कल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये 2 थ्योरीज का कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। मार्कोविट्ज का 1952 की थ्योरी, जिसने एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो की थ्योरी दी थी, और विलियम शार की थ्योरी 1960, जिसने एक मेथोडोलॉजी दी थी, एक मॉडल प्रेजेंट किया था, और वो मॉडल बेसिकली किस पे था? कैपिटल प्राइसिंग पे था, यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे था। तो इस 2 थ्योरी को हम जब तक एक्सप्लेन नहीं करते हम आगे फर्दर नहीं जा सकते। इंशाल्लाह आने वाले क्लास में हम बात करेंगे इस पे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे। तब तक कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है? अपने माइक अनम्यूट कर दीजिएगा और बात कर दीजिएगा जिस इस हवाले से भी, जो थ्योरीज की रिस्क और रिटर्न कैलकुलेशन पे। इसमें मैं एक छोटी सी असाइनमेंट में आपको अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। अपलोड करने के बाद आप उसको जरा देख लीजिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कामयाब हो जाते हैं इसको सॉल्व करने में तो सबमिट कर दीजिए। जी।